हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। हम राज्य व्यवस्था की क्लास में आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। इससे पहले की कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में क्रम से एक अध्ययन किया है, जिसमें संविधान के विकास से लेकर संविधान की विशेषताओं तक। इसके पिछले कक्षाओं में हमने पिछले कक्षा में संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। चूंकि हमारा भारत का संविधान हमने विशेषताओं में देखा था कि बहुत बड़ी संविधान है, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान अगर देखा तो हमारे भारत का संविधान है। तो इतने बड़े संविधान को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों की जरूरत पड़ी। तो हमने स्रोत लेने में कभी ये नहीं सोचा कि हम इस देश के संविधान का मतलब जायजा न लें या किसी दूसरे देश से हम स्रोत न लें। हमने विभिन्न देशों के जो संविधान है उसमें उसको एनालाइज किया और जो भी अच्छे अच्छे चीजें थी उसको अपने संविधान में शामिल किया। इसीलिए हमारा एक तो संविधान बहुत बड़ा बन गया। बड़ा बनने के अलावा चूंकि बहुत सारे संविधान का निचोड़ हमने ग्रहण किया है, इसीलिए हमारा संविधान एक महत्वपूर्ण और काफी अच्छा दस्तावेज उभर के सामने आया है, जिससे पूरे भारत देश को अभी तक वर्तमान तक संभाल के रखा है। आजादी के समय कई लोगों ने बोला कि यह जो भारत देश है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, परंतु हमारा संविधान ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारा पूरा भारत देश एक एकजुट होकर वर्तमान समय तक भी चल रहा है और आने वाले समय तक भी पूरा हमारा भारत देश टिका रहेगा। तो हम इसी संविधान को, जो हमारा संविधान है, इसके स्रोतों के बारे में यहाँ देखेंगे कि हमारे संविधान में किस किस देशों से स्रोत लिए गए और किस प्रकार से उनको हमारे संविधान में इंप्लीमेंट किया गया। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले, चूंकि अंग्रेजों के समय, जब 1947 के पहले हमारे भारत देश में अंग्रेजों का राज था, उस समय ही 1935 में 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। भारत शासन अधिनियम जो कि अंग्रेजों के द्वारा भारत पे शासन करने के लिए लाया गया था। पहली बात तो अंग्रेजों के द्वारा तो थी, लाई तो उनके द्वारा गई थी, परंतु कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे काम की सिद्ध हुई। इसीलिए हमने वहां से 2/3 जो कि संविधान का जो भी हमारा हिस्सा है, वर्तमान में जो संविधान है उसका 2/3 भाग हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है, डायरेक्ट लिया गया या कुछ फेरबदल के साथ लिया गया, परंतु बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से ली गई। अब हम देखते हैं क्या क्या लिया गया। केंद्र और राज्य संबंधों को विनियमित करने वाले प्रावधान। अभी संविधान में ऐसे प्रावधान है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा या उनके बीच विभिन्न प्रकार के विवाद की स्थिति में किस प्रकार से निर्णय हो, क्या हो, ये सारी चीजों के बारे में संविधान में चर्चा पहले ही कर दी गई है। तो ये प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था। नेक्स्ट है आपातकाल की घोषणा। देखिए, आपातकाल की घोषणा करना और आपातकाल लगाना अलग अलग चीज है, ठीक है। आपातकाल की घोषणा हमने यहां से लिया है और किस किस प्रकार के आपातकाल लगेंगे आगे हम चर्चा करेंगे कि उसको कहां से लिया गया है। आपातकाल की घोषणा भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्तियां होती है। आपातकाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। इससे पहले की कक्षाओं में हमने चर्चा की थी। तो जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं, कई सारी सिचुएशन या कई सारी परिस्थितियां राष्ट्रपति के सामने उपस्थित हो सकती है। आपातकाल की स्थिति में हो या संवैधानिक जो स्थिति हो भारत देश में, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ चल रहा हो तो भी जो है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति यहाँ पर काम में आती है। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन की 3 सूचियां। हमारे संविधान में मुख्य रूप से शक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो है जो केंद्रीय सूची होता है, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी होती है राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाते हैं। और तीसरी होती है समवर्ती सूची। समवर्ती में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, परंतु होता यह है कि अगर केंद्र ने कानून बना लिया है तो राज्य उस पर कानून नहीं बनाएगा, या अगर केंद्र और राज्य दोनों ने एक साथ कानून बनाए तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। ये समवर्ती सूची करती है। तो इस प्रकार से 3 सूचियां, यह भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल। अब देखिए, केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में किसी किसी राज्य में होता है, हर राज्य में नहीं, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। इन्हें ही दोनों को मिलाकर ही विधानमंडल कहा जाता है। तो कुछ कुछ राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रारूप हैं या ये सारे जो चीजें हैं, यह भी भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। नेक्स्ट है संघीय न्यायपालिका। चूंकि अंग्रेजों के समय ही हमारे भारत देश में एक न्यायपालिका का उद्भव हो चुका था। तो संघीय न्यायपालिका क्या है? वर्तमान में हमारी जो न्यायपालिका है एकीकृत है। इससे पहले की कक्षाओं में हमने चर्चा कर लिया है कि किस प्रकार हमारी न्यायपालिका एकीकृत है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पदानुक्रम में यह हमारे पूरे न्यायालय हैं, जिसमें यह संघ के रूप में एक संगठित है। अर्थात ऊपर हो गया केंद्र, मतलब सर्वोच्च न्यायालय,
उसके बाद आ गया हाई कोर्ट और उसके बाद आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से एक संघीय न्यायालय का ढांचा प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है अनुदेश प्रपत्र अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व। यह भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। यह मुख्य मुख्य बातें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है हमने यहाँ से लिया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे जो कानून निर्माता है, जो विधायिका है, उसको संविधान में एक ऐसी दिशा निर्देशित करने के लिए प्रारूप दे दिया गया है कि आप इसको देखते हुए कानून बनाइए ताकि समाज सेवा या मानव कल्याण के लिए कुछ कार्य किया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से ली। अब नेक्स्ट स्रोत देखते हैं। ये तो हो गया अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उस समय वाले कानून। अब आते हैं हमने यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की, बहुत सारे संविधानों या बहुत सारे देशों के संविधान से हमारे संविधान में उनका निचोड़ लिया गया है, अच्छी अच्छी चीजों को लिया गया। तो यहाँ पर यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जो हमारे संविधान में भाग 3 में 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के जो मौलिक अधिकार हैं वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपको पता है इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि न्यायपालिका हमारे देश में स्वतंत्र है, अर्थात विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी, परंतु न्यायपालिका का कार्य है कानून में अगर कुछ त्रुटियां हैं उसको सुधार करना है या किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों को वह दबाने का प्रयास करती है तो वहां पर न्यायपालिका उठकर खड़ी हो जाती है। तो ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? अगर मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुना चुका, निर्णय देने के बाद में निर्णय देने के कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद उसे ऐसा लगता है कि इस निर्णय में कुछ त्रुटियां हैं या इसको और भी सुधार किया जा सकता था, तो क्या होता है कि न्यायपालिका जो होती है अपने निर्णय को ही पुनः उसको पलटते हुए कुछ दूसरा निर्णय, कुछ अच्छा निर्णय दे सकती है। तो यह न्यायिक जो पुनरावलोकन की शक्ति है न्यायपालिका को, यह हमने यूएसए के संविधान से ही लिया। नेक्स्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, इसके न्यायाधीशों पे अगर महाभियोग चलाना है, मान लीजिए कोई न्यायाधीश अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा है, अपने जो संविधान की गरिमा है उसको नहीं रख पा रहा है, तो अगर उसे हटाना है तो उस पर भी महाभियोग या पदच्युति, ठीक है, पदच्युति या उसको हटाने की जो प्रक्रिया है यह भी यूएसए के संविधान से ही ली गई है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग यह भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति भी अगर कदाचित कभी हो जाता है कि अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, संविधान की गरिमा को नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको हटाने का जो किस प्रकार से प्रक्रिया चलेगी यह भी हम यूएसए के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट आता है सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। अब देखिए, राष्ट्रपति पूरे भारत देश का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, अर्थात उसको प्रथम नागरिक भी कहते हैं, ठीक है, प्रथम नागरिक होता है। इसके सशस्त्र बल जो हमारे देश में जल सेना, थल सेना, वायु सेना होती है, उन सभी का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर या सेनापति। तो कैसा, कभी अगर किसी देश से युद्ध हुआ तो वहां पर सर्वोच्च रूप से निर्णय कौन करेगा? वो करेंगे राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति ही उस सेना को संभालेंगे कि किस देश पे आक्रमण करना है, बचाव करना है, जो भी निर्णय है इनके द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति। हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था है, केंद्र में जो द्विसदनीय विधानमंडल है, जैसे ये हो गया कि राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में की जो सभापति होते हैं, मान लीजिए अध्यक्ष, अगर किसी समूह का मान ले तो अध्यक्ष, तो राष्ट्रपति, ये जो राज्यसभा है वहां पे उसे सभापति कहा जाता है। तो ये सभापति जो उपराष्ट्रपति उसके पदेन सभापति होंगे। पदेन क्यों? जैसे ही उपराष्ट्रपति बनेंगे अपने आप वो राज्यसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। तो ये होता है पदेन सभापति। तो राष्ट्रपति को जो पदेन सभापति बनाने का जो प्रक्रिया है वह भी हम यूएसए के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट आता है उद्देशिका। उद्देशिका तो वैसे तो संविधान में नेहरू जी ने लाया था, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया था उन्होंने, परंतु हमारे संविधान में एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, उसके सामने एक उद्देश्य लिखा रहना चाहिए। इस प्रारूप को लेके आए अपन ने यूएसए के संविधान से, क्योंकि इससे पहले ही संविधान जो है यूएसए का बन चुका था और वहां पे ये सारी चीजें थी, इसलिए हमने वहां से भी कुछ कुछ चीजें उधार ले ली। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश संविधान। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया 1947 से पहले, उन्होंने अपने नियम बनाए। भारत शासन अधिनियम 1935, वहां से भी हमने कुछ चीजें ली, लेकिन ब्रिटेन के संविधान में भी ऐसी कुछ चीजें थी जिसे हमें लगा कि उसे लेना चाहिए अपने कल्याण के लिए, ना कि किसी के भरोसे रहने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ कुछ चीजें ली है, जिसमें विधि का शासन, ये महत्वपूर्ण चीज लिया है। विधि का शासन, यहाँ पे किसी व्यक्ति का रूल नहीं होगा, किसी चीज का रूल नहीं होगा, केवल विधि का शासन चलेगा। अर्थात कानून में अगर लिखा है कि यह अपराध है तो अपराध होगा और अपराध नहीं है तो अपराध नहीं होगा। यह विधि का जो शासन है हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है।
विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया जैसे कि विधायिका जो होती है वह विधि का निर्माण करती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, इस प्रकार से वाचन होते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वह ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। ये जो मैंने द्वितीय तृतीय वाचन बोला, ये आगे चल के हम कक्षाओं में अध्ययन करेंगे जब हम पढ़ेंगे संविधान, नियम कानून बनने की प्रक्रिया, विधायिका, कार्यपालिका के बारे में जब पढ़ेंगे तब डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एकहरी नागरिकता, एकहरी नागरिकता अर्थात हमारे भारत देश में, चूंकि पहले तो भारत राज्य में बटा हुआ है, राज्य से मिलकर ही संघ बना है भारत देश। तो अमेरिका में कैसा होता है, राज्य की अलग नागरिकता होगी और मतलब देश की अलग नागरिकता होगी, परंतु हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में केवल आप भारतीय नागरिक होंगे, ना कि आप किसी पर्टिकुलर राज्य के नागरिक होंगे। कोई बोले मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, कोई बोले बिहार का नागरिक हूं, ऐसा कहीं भी नहीं होगा। यह हमने भी लिए, इसे भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, एकहरी नागरिकता की, अर्थात आप केवल एक देश के नागरिक होंगे, वो भी भारत देश के। इसके अलावा किसी राज्य के नागरिक आप कहे नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली क्या होती है, जैसे कि हमने द्विसदनीय विधानमंडल की बात की, लोकसभा, राज्यसभा, तो यहाँ पे जो सदस्य चुन के जाते हैं वह संसद कहलाते हैं। और संसदीय प्रणाली वो चूंकि विधायिका का, कार्यपालिका का कार्य करते हैं, इसलिए यह पूरा संसदीय प्रणाली कहलाती है। ये संसदीय प्रणाली का हम आगे की कक्षाओं में डिटेल से अध्ययन करेंगे, तब आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि क्या होती है संसदीय प्रणाली, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, संसदों को अपने सदन में कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, जैसे कि वहां जो सदन के अंदर अगर चर्चा चल रही है तो वो लोग कुछ भी बोले, कुछ भी, किसी को भी कुछ बोले, मतलब इसके अंदर, संसद के अंदर, सदन के अंदर, तो उस पर किसी प्रकार का कहना चाहिए कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये संसदीय विशेषाधिकार। दूसरा, उनको गिरफ्तारी से भी, कुछ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से भी उनको विशेषाधिकार है कि आप 40 दिन पहले, 40 दिन बाद संसद के लगने के समय उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये सारी संसदीय विशेषाधिकार है, इसे हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया। अब संसद और विधानमंडल में भी कुछ प्रक्रियाएं होती है उनके नियम बनाने की, क्योंकि संसद के अंदर अगर कुछ बातें हैं तो उसके भी लिए नियम बनेगा, विधानमंडल के लिए कुछ बातें हैं तो उसके अंदर भी नियम बनेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वह संसद के, विधानमंडल की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही लिया है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम कनाडा के संविधान, ठीक है। कनाडा के संविधान, कनाडा को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है। तो कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया, अब यहाँ पे हम देखेंगे। संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से ली। संघात्मक व्यवस्था, क्योंकि हमारा जो भारत है विभिन्न राज्यों में बटा हुआ है और राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, तो यह व्यवस्था कनाडा में भी है, ठीक है। वहां पे राज्यों को प्रोविंस कहा जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट हमने केंद्र राज्य विषयक प्रावधान, अर्थात केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार से उनके शक्तियों का विभाजन होगा, किस प्रकार से उनके जो संबंध होंगे, ये सारी जो प्रावधान है ये हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। नेक्स्ट आता है राज्यपाल का पद। जैसे राष्ट्र में देखें पूरा तो राष्ट्रपति प्रमुख होता है, उसी प्रकार से राज्य में देखें तो राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो यह हमने लिया है कनाडा के संविधान से ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है संघ व राज्यों के अवशिष्ट शक्तियों पर नियंत्रण। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, जैसे कि संविधान का जब निर्माण हुआ तो राज्य सूची और संघ सूची बनाकर राज्यों के जो विषय थे और संघ में जो विषय थे उसको अलग अलग बांट दिया गया। परंतु जो पहले का समय था और वर्तमान समय में बहुत सारे परिवर्तन आए। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी हो गया, अंतरिक्ष अनुसंधान हो गया, संचार व्यवस्थाएं होगी, तो इन सारी नई चीजों को जोड़ना पड़ा है। तो इनको किस में लें, ठीक है, कि ये जो सब्जेक्ट है ये अवशिष्ट शक्तियों में आते हैं, तो इसको किस क्षेत्र में लें या किस राज्य को दें या केंद्र को दें, इस चीज के बारे में भी यहाँ पे निर्णय कर दिया गया था, यहाँ पे लिख दिया गया था। वैसे अवशिष्ट शक्तियां मुख्यतः केंद्र की ओर जाती है। नेक्स्ट आता है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का भी विभाजन हुआ है। हमने 3 सूचियों के बारे में तो चर्चा कर ली, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से राज्य सूची और संघ सूची में अलग अलग विषय होते हैं जिसपे राज्य अलग और केंद्र अलग अलग तरह से कानून बना सकते हैं। तो यह भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड काफी महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात राज्य सरकार या पूरे सरकार को किस प्रकार से नियम बनाने चाहिए, किस प्रकार से कानून बनाने चाहिए, जन कल्याण के लिए, मानव के विकास के लिए किस प्रकार से नियम कानून बनाया जा सकता है, यह भी नीति निर्देशक तत्व के रूप में यहाँ पे संविधान में दे दिया गया, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के अतिरिक्त सदस्यों का मनोनयन। देखिए केंद्र में 2 प्रकार के सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा कहलाता है और दूसरा कहलाता है मतलब लोकसभा। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो होते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, उनको यह शक्तियां होती है। तो किस प्रकार से उनका मनोनयन करना है यह भी हम
संविधान में लिखा गया है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया। देखिए, जैसे कि विधायक या लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष तौर पर होता है, हम सभी लोग जाकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। परंतु जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आती है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा निर्वाचन नहीं होता। वहां पर हमारे द्वारा जो चुने प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, तो सांसद या विधायक ये हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं ये अप्रत्यक्ष तौर पर हमारी ओर से राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। तो इसका भी हमने जो प्रावधान है आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है पूरा एक टॉपिक ही बनता है, इसको आगे की कक्षाओं में इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया? पहला तो समवर्ती सूची, हमने 3 सूची के बारे में बात की, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची एक ऐसा होना चाहिए, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। नेक्स्ट आता है सहयोगात्मक संघवाद। सहयोगात्मक संघवाद, संघवाद क्या होता है? केंद्र और राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, परंतु इन पे अगर देखें तो केंद्र ही शासन करता है, परंतु संघवाद में क्या होता है कि राज्य और केंद्र आपस में विचार विमर्श करके नियम कानून बनाते हैं और वो सभी पर लागू होता है। जैसे कि अभी जीएसटी परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाला जो परिषद है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था देखी जा सकती है कि किस प्रकार राज्यों से जो है मतलब उनसे विचार विमर्श करके जो केंद्र है नियमों को लागू करने का कार्य करती है। तो यह आपका सहयोगात्मक जो संघवाद है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया। नेक्स्ट आता है व्यापार, वाणिज्य व पारस्परिक संपर्क। अब चूंकि भारत में विभिन्न राज्य हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में परस्पर व्यापार करना है, परस्पर संपर्क करना है, ये सारी जो चीजें हैं इसके लिए नियम कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसको भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आता है अब जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी चूंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में काफी उथल पुथल मचा, उस समय वहां पर एक नाजी जो कि हिटलर, ठीक है, इसने ऐसा मतलब उपद्रव मचाया कि वहां के जो जनता थी वो सहम गई और बहुत पूरे विश्व पे इसका प्रभाव पड़ा। इसको देखते हुए वहां के सरकार ने एक आपात का उपबंध जर्मनी में मतलब लागू किया। इसको देखते हुए ही हमने भी वहां से प्रेरणा लेकर अपने देश में आपातकाल के उपबंध लागू करवाए। ठीक है, और आपातकाल में जो मौलिक अधिकार से स्थगन का जो प्रावधान है, अर्थात जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल लगना है, तो अगर बाहरी उपद्रव बाहरी आक्रमण के कारण लगता है तो किस प्रकार से कौन से जो मूल अधिकार वो रहेंगे नहीं रहेंगे, या आंतरिक उपद्रव के आधार पर अगर आपातकाल लगता है तो किस प्रकार से कौन से अधिकार रहेंगे नहीं रहेंगे, इन सारी चीजों को प्रावधान करने का जो संबंधित जो स्थगन करने से संबंधित जो प्रावधान है वह हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से ले लिया है। नेक्स्ट आता है जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, यह हमने जापान के संविधान से लिया है। नेक्स्ट आता है पूर्व सोवियत संघ। पहले जो वर्तमान में रूस है, रसिया, वह पहले वह पूर्व सोवियत संघ कहलाता था, जिसमें उसके अलावा भी रूस के अलावा भी बहुत छोटे छोटे देश उसके साथ सम्मिलित थे। तो यह हमने यहां से लिया है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मूल अधिकार तो दे दिए थे मौलिक अधिकार, परंतु जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, इन चीजों को मूल जो संविधान है उसमें नहीं डाला गया था। बाद में जब इसकी आवश्यकता पड़ी तब पूर्व सोवियत संघ से लेकर हमने मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर शामिल किया। नेक्स्ट आता है गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्र क्या होता है? लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, तो लोगों के द्वारा ही चुनी गई ऐसी सरकार जो लोगों पे ही शासन करे, यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। इसको हमने फ्रांस से लिया। गणतंत्र और स्वतंत्र दो अलग अलग चीज है। स्वतंत्रता अलग चीज है लेकिन गणतंत्रता अलग चीज है। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी को हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। अर्थात जो हमारा जो संविधान है मूल रूप से 26 जनवरी के लगभग ही लागू हुआ है, इसलिए हम वहां से गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आता है संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन लिया हमने दक्षिण अफ्रीका से। संविधान का संशोधन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संविधान है यह मतलब आजादी के बाद बनाया गया। अभी वर्तमान में हम आजादी के इतने साल बाद या आने वाले समय में, क्योंकि परिस्थितियां बदलते रहती है, बदलते परिस्थिति के अनुसार नियमों को भी बदलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए एक व्यवस्था कर दी गई है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि ये जो पुराने नियम कानून है इनका वर्तमान में अगर किसी प्रकार से कोई औचित्य नहीं है, यह किसी कार्य के नहीं है, तो आप उनको बदल के नए परिदृश्य में जो कानून लगने चाहिए उसको लागू कर सकते हैं। तो यह व्यवस्था संविधान संशोधन की हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी चर्चा हुई संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में। इससे पहले की कक्षा में हमने संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था और
क्रम से ये कक्षा चली आ रही है कि संविधान के संवैधानिक विकास क्रम से लेके संविधान के विशेषताओं, और आज हमने चर्चा कर ली संविधान के स्रोत के बारे में। तो ये रही हमारी जो चर्चा है राज्य व्यवस्था में संविधान के बारे में। आगे की कक्षाओं में अब हम संविधान में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें भाग 1 से लेके भाग आगे चल के जो भी जितने भी आएंगे सब एक एक करके अध्ययन करेंगे। ये क्रम से कक्षाएं आती रहेगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि आप जैसे ही आप अगर आज की कक्षा आप देखते हैं, कल जैसे ही अपलोड होता है तो आप द्वितीय कक्षा देख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे नोट्स एक से एक मतलब एक तरीके से नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगी। तो ये हमारी चर्चा हो गई आज संविधान के स्रोत के बारे में। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए, अपने मित्र हैं जो भी उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।